नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर में। यूपीएससी 2022 की तैयारी कैसे करनी है आपको, इसके बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको प्रिपरेशन रिलेटेड जानकारी भी पूरी तरह से उपलब्ध कराऊंगा इस चैनल पर। तो उसी में ये पहली शुरुआत है। 2022 यानी अगले साल के लिए आईएएस एग्जाम को जो टारगेट कर रहा है उसके लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाया हुआ है। देखिए, जून 2022 में होगा प्रीलिम्स और आपके पास है अभी से एक साल और लगभग 3 महीने। फरवरी को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, मार्च अप्रैल मई को हम काउंट कर रहे हैं, तो आपके पास सवा साल है। तो इस सवा साल या 15 महीने के टाइम पीरियड में आपको किस तरह से तैयारी करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जो है ये 3 स्टेज में कंडक्ट कराई जाती है, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में 2 ही स्टेज हैं एग्जाम के, प्रिलिमिनरी एंड द मेंस। तो मेंस में ही इंटरव्यू शामिल हो जाता है, मेंस का हिस्सा है इंटरव्यू। इंटरव्यू कोई थर्ड स्टेज नहीं है, पहली बात तो ये अपने दिमाग में एकदम स्पष्ट कर लें। तो इस एग्जाम में 2 मेजर स्टेजेस हैं। पहला है प्रिलिमिनरी, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां पर आपको 4 में से किसी एक ऑप्शन को सही सिलेक्ट करना है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता कि 4 सिंपल शब्द आपको दे दिए गए, उनमें से कोई एक सही जवाब है बाकी तीनों गलत हैं। नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। जैसे कि 4 स्टेटमेंट दे दिए ए बी सी डी, उनमें से ए और सी सही हो सकता है, सी और डी भी सही हो सकता है। तो इस तरह से इस एग्जाम को थोड़ा टफ बनाया जाता है। तो यहाँ पर 2 पेपर हैं। पेपर 1 इज जनरल स्टडीज, 200 मार्क्स, ड्यूरेशन इसका है 2 घंटे। दूसरा है पेपर 2 सी सैट, ये भी 200 मार्क्स का है, यहाँ पर भी ड्यूरेशन इसका है 2 घंटे। खास बात यह है कि पेपर 2 जो है वो केवल क्वालिफाइंग है, यानी कि आपको यहाँ पर 33% मार्क्स लेकर आने हैं और इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। तो मान लो आप पेपर 1 में 200 में से 180 नंबर लेकर आ जाते हो और आप पेपर 2 में केवल 50 नंबर लेकर आते हो, दोनों 200 में से हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम से आउट हो गए हैं। आपके यहाँ पर 33% मार्क्स नहीं है, यानी कि यहाँ पर आप 66 मार्क्स लेकर नहीं आए हैं। इसीलिए आपका चाहे यहाँ पर 200 में से 200 ही स्कोर क्यों ना आया हो पेपर 1 में जीएस में, ये स्कोर आपका काउंट नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर दैट सी सैट में आपके 33% मार्क्स मिनिमम आ जाएं। ओके, और पेपर 2 जो है उसके मार्क्स, पेपर 1 के जो मार्क्स हैं वो काउंट होते हैं जनरल स्टडीज़ के। फिर आते हैं स्टेज 2 पर। तो यहाँ पर होता है रिटन और इंटरव्यू। तो मेंस को आमतौर पर हम रिटन वाले पार्ट को ही मेंस कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो यहाँ पर 9 सब्जेक्टिव पेपर है जहाँ पर आपको आंसर्स लिखने होंगे। तो यहाँ पर 10 मार्कर्स या 12.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा जिसको आपको लिखना है। सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, जैसा आप स्कूल कॉलेज में आंसर्स लिखते हैं उस तरह से। तो यहाँ पर भी 9 पेपर हैं जिनमें से 2 हैं क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग का मतलब क्या है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में इनके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, है ना। जैसे यहाँ सी सैट में भी ऐसा ही था कि चाहे आप यहाँ पर 70 मार्क्स लेकर आ जाओ तो यू आर गेटिंग मोर देन 33, लेकिन अगर यहाँ पे आप 190 भी लेकर आ गए तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप टॉपर घोषित कर दिए जाओगे, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम क्या है, केवल एक सिलेक्शन का एग्जाम है, एलिमिनेशन का एग्जाम है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन होता है उन लोगों का जो एक मिनिमम कट ऑफ से कम नंबर लेकर आते हैं। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव आंसर्स आपको लिखने हैं, तो यहाँ पर सिलेक्शन होता है उन लोगों का जो बेहतर आंसर लिख पाते हैं। तो क्वालिफाइंग पेपर्स में आपको 25% मार्क्स लेकर आने हैं। पेपर ए इज़ 1 इंडियन लैंग्वेज, पेपर बी इज़ इंग्लिश। तो इंडियन लैंग्वेज में जो भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो यहाँ पर आप उनमें आंसर्स लिख सकते हैं। उस लैंग्वेज का पेपर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उत्तर भारत के लोग मोस्टली हिंदी सिलेक्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक बार मान के चल रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश का पेपर आप देंगे। उत्तर पूर्व के छात्रों के लिए कुछ यहाँ पर रियायत दी गई है, उन्हें कुछ छूट मिलती है कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए। तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में डिटेल में, जो अभी आने ही वाला है 2021 के एग्जाम के लिए। तो पेपर बी है इंग्लिश 300 मार्क्स का, पेपर ए है लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज 300 मार्क्स। तो ये 600 मार्क्स जो है यहाँ पर आपको केवल क्वालिफाइंग नंबर लेकर आने हैं, 25% लेकर आने हैं। एज लॉन्ग एज आप ये 25% मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो आपके दूसरे 7 पेपर चेक होंगे। और ये दूसरे 7 पेपर क्या हैं, तो पहला पेपर होता है ऐसे राइटिंग का, उसके बाद 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, और उसके बाद 2 ऑप्शनल के पेपर हैं। सब्जेक्ट एक ही है लेकिन ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। सभी का वेटेज है 250 मार्क्स। तो ये हो गया टोटल कितना, 1750 मार्क्स। और याद रखिएगा ये 600 मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, दीज आर जस्ट क्वालिफाइंग। तो 1750 प्लस इंटरव्यू होता है 275 का। फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है 2025 नंबर में से, 2025 में से अमूमन जिसके 1000 के आसपास आ जाते हैं मार्क्स, उसको टॉप रैंक मिलनी ऑलमोस्ट श्योर है, ठीक है। जनरली कट ऑफ 900 के आसपास जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, मैं कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि यू शुड ट्राई टू गेट एटलीस्ट 1000 मार्क्स इन दिस मेंस स्टेज।
अब 2022 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का टेंटेटिव शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो 2021 की डेट हमारे पास है 27 जून, तो हम मानकर चलते हैं कि 2022 में भी जून के महीने में ही एग्जाम होगा प्रीलिम्स का। तो उसी से मैंने कैलकुलेशन करी है, आपके पास आज से यानी फरवरी 2021 से बचते हैं 15 महीने। मेंस का एग्जाम सितंबर के महीने में होता है, इंटरव्यू होंगे जनवरी या फरवरी 2023 में, और अप्रैल या मई के महीने में रिजल्ट आ जाएगा फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट। तो 2023 अप्रैल में यानी कि आज से लगभग 2 साल बाद आप आईएएस बन चुके होंगे, आपका सपना पूरा हो जाएगा। तो अब 2022 की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग दो तरह के होंगे। इस वक्त मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दो ही तरह के एस्पिरेंट्स हैं जो 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, या तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं। अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं एक जनरल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ दोनों के लिए। एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा अगर आप लोग चाहें कि वर्किंग एस्पिरेंट्स का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, कैसे वो सब्जेक्ट्स को अप्रोच करें, तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकता हूं। अभी मेरा मेन फोकस ये मानकर है कि आप कंप्लीटली फ्री हैं, आपके पास 1 साल कम से कम तैयारी का है। हो सकता है कि आप मार्च अप्रैल में फ्री हो जाएंगे, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास 1 साल पूरा समय है इस एग्जाम को देने के लिए। और आइडियली मेरा ये मानना है कि 1 साल इस एग्जाम को देना चाहिए। प्रीलिम्स के पहले आपके पास 1 साल लगभग होना जरूरी है। अगर आपके पास 10 महीने हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मेंस के पहले एटलीस्ट 1 ईयर कंपलसरी होना चाहिए और प्रीलिम्स के पहले 9 महीने मिनिमम। इतनी रिक्वायरमेंट ये एग्जाम आपसे मांगता है। ओके, तो अब शुरुआत कैसे करनी है, सबसे बड़ा सवाल। तो देखो, शुरुआत में सबसे पहले थोड़ा अपने स्तर पर रिसर्च करो, 3-4 दिन इस रिसर्च को दो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपने रिसर्च की शुरुआत कर दी है और आप सही जगह पर आए हैं। तो अपने स्तर पर रिसर्च कीजिए, बुक लिस्ट, पैटर्न्स, एग्जाम के बारे में कितना कठिन है, क्या पैटर्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, डाउनलोड कीजिए, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर वो अवेलेबल हैं। कुछ टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखिए, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अपने घर में एक पढ़ाई के लिए वातावरण तैयार कीजिए। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब कि ऐसा वातावरण जहां पर आप बैठकर पढ़ाई कर सकें। अपने घर में कोई एक ऐसा कमरा पकड़ लें जो थोड़ा शांत हो, जहां पर घर वालों का इतना डिस्टर्बेंस ना हो, ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो। ऐसे रूम में बैठकर आपको पढ़ाई करनी है। तो यू नीड टू मेक अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर स्टडिंग। गेट द बुक्स, रिसोर्सेज एंड लेट द फन बिगिन। तो आपको किताबें इकट्ठी करनी है, रिसोर्सेज इकट्ठा करना है। अगर आपको कोई ऑनलाइन कोर्स परचेस करना है तो वो आप कर लीजिए, कोई क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप उन्हें कर लीजिए, लेकिन ये सारा काम आपका 10 दिन में हो जाना चाहिए। डू नॉट स्पेंड मोर देन 10 डेज ऑन इट। तो अगर आप आज इस वीडियो को देखकर पहली बार तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 1 मार्च से पढ़ाई करना सिंसियरली स्टार्ट कर देंगे। ये 7-8 दिन में आप सब काम खत्म कर देंगे। अब आते हैं ऑप्शनल सिलेक्शन के ऊपर। तो देखो, ऑप्शनल का सिलेक्शन जो 2022 में एग्जाम देने जा रहा है उसको अभी कर लेना चाहिए। डोंट वेट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। जितना जल्दी आप ऑप्शनल की तैयारी करोगे उतना आराम से, बेहतर तरीके से आप ऑप्शनल को पढ़ सकते हो। सारी सजेस्टेड बुक्स आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि केवल नोट्स पढ़ के रट्टा लगा के चले गए। आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, और ज़्यादातर सब्जेक्ट्स का ऑप्शनल सिलेबस जो है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो स्टैटिक है, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होते। करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत ही गिने चुने ऑप्शनल्स हैं जिनके अंदर आता है। तो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स, 90% सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पर ध्यान केंद्रित नहीं करना। ऑल यू नीड टू डू इज़ मेक श्योर कि अपना स्टैटिक सिलेबस आपने पूरा कर लिया। तो कोशिश ये करो कि 2 महीने के अंदर अंदर ऑप्शनल का सिलेक्शन हो जाए। 2 महीने के अंदर से ज़्यादा, 2 महीने से ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। किसको? ऑप्शनल के सिलेक्शन को। तो अगर आज फरवरी 2021 में आपने सोचा है कि तैयारी करनी है तो अप्रैल 2021 में आपका ऑप्शनल सिलेक्ट हो जाना चाहिए। ऑप्शनल सिलेक्शन कैसे किया जाए? पहला फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेरे अनुसार, है ग्रेजुएशन। अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट यूपीएससी के द्वारा जारी की गई जो लिस्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, जो आपको अभी मिल जाएगी इन द नोटिफिकेशन, उसमें अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आता है तो आंख बंद करके अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को चूज कर लो। बिल्कुल मत सोचो कि कुछ और ले लूँ मैं, मुझे कुछ पसंद है, ये पसंद था, वो पसंद था स्कूल में। नहीं, अगर आपको ग्रेजुएशन आपका सब्जेक्ट अवेलेबल है तो गो विथ इट। अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है यूपीएससी की ऑप्शनल लिस्ट में, तो आपको ह्यूमैनिटीज़ के नॉर्मल जनरल सब्जेक्ट्स के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेरियस लैंग्वेजेस के जो लिटरेचर हैं, तब इनके बारे में सोचो। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तो आंख बंद करके उसको सिलेक्ट कर लो। और दूसरा एक क्राइटेरिया होना चाहिए इंटरेस्ट। मान लो आपने ग्रेजुएशन करा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बट यू हेटेड द सब्जेक्ट, आपको बिल्कुल नफरत है अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से, होता है कुछ लोगों के साथ, तो फिर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मत सिलेक्ट करो। गो विद द सब्जेक्ट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। मान लो आपको सोशियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था और किसी ने आपको सब्जेक्ट लेने नहीं दिया या फिर आपको मिला नहीं, तो फिर
सोशियोलॉजी आप पढ़ सकते हैं। ये ध्यान रखना कि जो भी आपका ऑप्शनल होगा उसको आपको कम से कम 1-2 साल पढ़ना है, तो थोड़ा सोच समझ के ऑप्शनल सेलेक्ट कीजिए। इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, थोड़ा सा इंटरेस्ट का फैक्टर होना ज़रूरी है, वरना आप बोर हो जाएंगे। अगर आप ये सोच के उठा रहे हो एंथ्रोपोलॉजी के तो सबसे छोटा है, मेरे भैया ने कहा था कि बहुत छोटा सब्जेक्ट होता है, इसको ले लो। बिल्कुल छोटा सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है एंथ्रोपोलॉजी में तो फिर आप जल्दी ही बोर हो जाओगे, 3-4 महीने से ज़्यादा आप इसको नहीं पढ़ पाओगे। उसके बाद है मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो ये क्राइटेरिया आज से शायद 10 साल पहले बहुत मैटर करता था, अब नहीं करता। अब आपको क्या है कि ऑनलाइन सारा मटेरियल अवेलेबल है। आप चाहें तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से भी यूपीएससी ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं। ऑप्शनल के कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे 27,000 पर नहीं, बल्कि 10% डिस्काउंट पर 24,750 रुपीज़ पर, अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं महिपाल। तो आप इस कोड को इस्तेमाल करके फ्लैट 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज पर। उसके बाद अगर आपके आसपास या सोशल सर्कल में कोई सीनियर है जिसने इस सब्जेक्ट के साथ एग्जाम को क्रैक किया है या फिर कम से कम 2 बार मेंस दिया है, तो आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। दे विल गिव यू गुड गाइडेंस। लेकिन ऐसे लोगों से गाइडेंस मत लेना जिन्होंने कम से कम एक बार भी मेंस नहीं लिखा हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके किसी फ्रेंड ने मेंस लिखा है तो उनको थोड़ा सा आइडिया होगा। हाँ, अगर वो बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट हैं और उनको आइडिया है, वो आपको पता चल जाएगा बातचीत करके, तो फिर उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि डोंट गो फॉर गाइडेंस आफ्टर एवरीवन। 2 या 3 लोगों से ज़्यादा इस बारे में बात मत करो, जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे थोड़ा कंफ्यूज होगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दो। 3 महीने में अपने आप समझ में आ जाएगा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको सिलेक्ट करो और आगे बढ़ो। अब आते हैं इसके सिलेबस पर। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अनंत सिलेबस है, ख़त्म ही नहीं होता और इन्फिनिटी जितना सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस डेफिनेटली थोड़ा सा वेग टर्म्स में मेंशन करती है यूपीएससी, लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम को पिछले 10-20 सालों से देखा है, उसको एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, तो उनको टीचर्स को मालूम होता है कि कहाँ पर आपको रुकना है। तो अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि हिस्ट्री में कहाँ तक पूछा जाएगा, कहाँ तक आपको पढ़ना है। आप लोगों को पीएचडी नहीं करनी है, ना हिस्ट्री में, ना ज्योग्राफी में, ना पॉलिटी में। ऑल यू हैव टू डू इज स्टडी इनफ दैट यू क्रैक द एग्जामिनेशन। तो यही फायदा होता है जब आपको मिलती है एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, और इसी प्रकार की गाइडेंस आपको मिलती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। पाथफाइंडर इज पार्ट ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो अनअकैडमी पर आपको भारत के बेस्ट यूपीएससी एजुकेटर्स के द्वारा हजारों लाइव क्लासेस फ्री में देखने को मिलेंगी। आपको क्या करना है, बस अनअकैडमी पर लॉगिन करना है, महिपाल अनलॉक कोड की तरह यूज़ कीजिए और आप वहाँ पर डेली लाइव क्लासेस देख सकते हैं अनअकैडमी के एजुकेटर्स के द्वारा। और उसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन कोर्स परचेस करते हैं तो आपको लाइव टेस्ट, क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जैसी सुविधा मिलेगी। तो यहाँ पर 2 तरह के कोर्सेज हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्लस कोर्सेज में आपको क्या मिलेगा, क्लासेस। आइकॉनिक में आपको क्या मिलेगा, क्लासेस प्लस अ डेडिकेटेड मेंटोर जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद मेंस क्लियर किया हुआ है कम से कम 2 बार। ऐसे ही लोगों को यहाँ पर मेंटोर बनाया जाता है। तो इन मेंटोर्स के द्वारा आप जीएस में मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और प्लस कोर्सेज में आपको एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा क्लासेस मिलेंगी। तो आपको यहाँ पर ये प्राइसेस पे नहीं करनी है, जस्ट यूज द कोड महिपाल एंड यू कैन बाय द कोर्स फॉर 12 months एट 44,000 एंड 2 years एट 64,800 रुपीज़। अगर आप बंडल्ड कोर्सेज लेते हैं तो भी आपको प्राइस में काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा। अगेन ये प्राइसेस पे मत करना, आपको महिपाल कूपन कोड यूज़ करके फिर 10% डिस्काउंट सीधा मिल जाएगा। तो प्रीलिम्स के सिलेबस में पेपर 1 है 200 मार्क्स का, जीएस पेपर इसको कहते हैं। यहाँ पर 7 मेन डिविजन्स हैं पेपर के या सिलेबस के। पहला है करंट अफेयर्स, दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। बाय द वे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज फ्री में यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर पर शुरू होने वाली है। मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी आपको पढ़ाऊंगा, आप लोगों ने इसकी डिमांड भी करी है एंड डेफिनेटली मैं इसको जल्द ही शुरू करने वाला हूँ। जस्ट वेट फॉर दिस वीकेंड, इस हफ्ते के अंत तक ये शुरू हो जानी चाहिए। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद तीसरा पिलर है ज्योग्राफी, तो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। फोर्थ इज इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह इसमें सब डिटेल में पूछा जाता है। फिर है इकोनॉमी, उसके बाद है एनवायरमेंटल इश्यूज, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और जनरल साइंस। तो आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि जो सिलेबस की लाइंस हैं ये एग्जैक्टली मैंने यूपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन आता है वहीं से लिए हैं। तो यहाँ पर कुछ जनरल टर्म्स हैं, जैसे देखो बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी यूपीएससी खुद कह रहा है कि आपको इसमें कोई बीएससी या एमएससी होना जरूरी नहीं है, जो 12th क्लास के लेवल की एनवायरमेंट है वो आपको पढ़नी है। लेकिन
कई सब्जेक्ट्स में थोड़ा डेप्थ में पूछा जाता है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सभी में पूछा जाता है। एक बार अगर आपने यूपीएससी की तैयारी कर ली तो ये 6 सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन करने के बराबर होता है। बीएससी, बीए हिस्ट्री, बीए ज्योग्राफी, सब कुछ मिला के आपको ये 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होती है। इसीलिए इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थोड़ी टफ मानी जाती है, बट इट इज़ डूएबल अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी करते हो। पेपर 2 दैट इज सी सैट, यहाँ पर अगेन 200 मार्क्स का पेपर है, ये क्वालिफाइंग है और इसमें कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी जो 10th क्लास के लेवल का है, डेटा इंटरप्रिटेशन अगेन 10th क्लास लेवल का, ये सब पूछा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब 10th क्लास की मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग वगैरह इतना हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, तो उसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ बुक्स हैं, टाटा मैग्रो-हिल, आर एस अग्रवाल, अरिहंत, इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी के जो यूट्यूब चैनल्स है वहाँ पर सी सैट की तैयारी कराई जाती है बिल्कुल फ्री में, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी कराई जाती है। आप दोनों में से कहीं पर भी इन सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ सालों में करंट अफेयर्स पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह से, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स पर से। तो 2016 का जैसे पेपर था तो उसमें आधा पेपर ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स से आ गया था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। फिर भी आप मान के चलो कि 20 क्वेश्चन के आसपास तो करंट अफेयर्स से आते ही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो चाहो तो हिंदू पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो, योजना मैगजीन पढ़ो या फिर उसका एनालिसिस देख लो। इंडिया ईयर बुक मैं नहीं मानता कि पूरी पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन आपको इसको खरीद के रख लेना चाहिए और उसमें से रेफर करते रहो। अगर डेटा वेटा कहीं से देखना है लेटेस्ट, तो इंडिया ईयर बुक में सरकारी डेटा होता है लेटेस्ट। तो जैसे मान लो कि भारत के अंदर कोल का प्रोडक्शन है वो कितना है, तो उसका लेटेस्ट डेटा आपको इंडिया ईयर बुक में ऑफिशियल डेटा मिल जाएगा। वैसे वेबसाइट्स वगैरह पे भी मिल जाता है, हम भी बताते रहते हैं, लेकिन अगर आपको एकदम से रेफर करना है तो तुरंत आपको इस इंडिया ईयर बुक में मिल जाएगा। और कोई भी एक मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन या फिर रिवीजन वीडियो को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर की। तो देखो, न्यूज़पेपर पढ़ना तैयारी के सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट्स में से एक है। तो या तो आप इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ो या द हिंदू, इन दोनों को ही मैं रेकमेंड करता हूँ। मेरे अनुसार इन दोनों से बेहतर कोई अखबार नहीं है भारत में इस वक्त। अब हाँ, कई बार लोग कहते हैं कि हिंदू लेफ्ट लीनिंग है, लेकिन ठीक है, लेफ्ट लीनिंग है तो आपको थोड़ा ना लेफ्ट लीनिंग बनना है। आप पढ़ो और आगे बढ़ो, अपना काम करो। आपको तो क्या करना है कि बेस्ट राइटर्स के बेस्ट व्यूज़ आत्मसात करने हैं। जब दुनिया में आप अपोजिट व्यूज़ पढ़ोगे नहीं, जब तक हर प्रकार के भांति भांति प्रकार के व्यूज़ जानोगे नहीं, तब तक आपके दिमाग का दायरा बढ़ेगा कैसे, आपकी सोच का दायरा कैसे बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, इसमें एडिटोरियल्स भी पढ़ने हैं, और अखबार पढ़ने से एक आपकी रेगुलरिटी भी बनेगी और दूसरा आपकी वोकेबलरी स्किल्स भी काफ़ी बेहतर होंगी। हिंदू की एक बात मुझे अच्छी लगती है, वो ये कि इंटरनेशनल न्यूज़ यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर कवर्ड होती है कंपेयर टू इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में नेशनल इश्यूज बहुत अच्छे से कवर्ड होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ को ये लोग मेरे अनुसार इतना अच्छे से कवर नहीं करते। हिंदू का कवरेज इंटरनेशनल का बहुत बेटर है, इट्स फार बेटर। तो ऐसा भी कर लो, या तो हिंदू से इंटरनेशनल पढ़ लिया करो, इंडियन एक्सप्रेस से नेशनल इश्यूज़, लेकिन दो अखबार आप नहीं पढ़ पाओगे, ये तो श्योर है। एक महीना दोनों मंगवा के देख लो, जो अच्छा लगे उसको कंटिन्यू कर लेना। हिंदी मीडियम के अगर आप छात्र हैं तो नवभारत टाइम्स या दैनिक भास्कर बेटर अखबार हैं, लेकिन हिंदी अखबारों में एक इशू है कि हर राज्य में इनकी क्वालिटी अलग होती है। तो अगर दैनिक भास्कर राजस्थान में बहुत अच्छा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिहार में भी उतना ही अच्छे से उसमें कवरेज आती हो। तो बहुत वेरिएशन आता है। जैसे यूपी में अमर उजाला अच्छा है, लेकिन राजस्थान में या तो आपको मिलेगा ही नहीं अमर उजाला, या मिलेगा तो उसकी न्यूज़ इतनी अच्छी नहीं होगी। दिल्ली में अगर आप रह के तैयारी कर रहे हो तो नवभारत टाइम्स इज़ गुड, इसकी कवरेज बेटर होती है, नवभारत टाइम्स आप पढ़ सकते हैं। अखबार पढ़ने के आपके 3 लक्ष्य होने चाहिए। पहला, करंट अफेयर्स से आप अपडेटेड रहें। दूसरा, वोकैबुलरी आपकी सुधरेगी, जो टफ वर्ड्स, कठिन शब्द आप पढ़ते हैं उनके मतलब को आप जानिए, सर्च कीजिए, डिक्शनरी साथ रखो। और तीसरा, एडिटोरियल पढ़ के आपको ये समझ में आएगा कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, एक तो पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस रखो। देश में कोई नया कानून आ रहा है, पार्लियामेंट में फार्म बिल्स हैं, तो उनके बारे में डिटेल में जानो। ये नहीं कि हाँ बस किसान विरोध कर रहे हैं, वो तो हर आदमी को पता है। राह चलते किसी से भी पूछ लोगे, वो बता देगा कि किसान विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं किसान बिलों के कारण। लेकिन आपको उसके स्पेसिफिक्स, निटी ग्रिटी पता होने चाहिए कि क्यों उसका विरोध हो रहा है, ऐसा उसमें क्या लिखा गया है। तो वो डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट से उम्मीद रखती है यूपीएससी के उसे मालूम होगा। साइंस एंड टेक के जो करंट अफेयर्स है उन पर ध्यान दो। डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर में कोई नई डिस्कवरी है वो इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। और ये सभी पाथ फाइंडर पर आपको कवर करवा दिए जाएंगे फॉर 2021 एंड 2022 एग्जामिनेशन। तो न्यूज़पेपर से एक आपकी हैबिट बन जाएगी एडिटोरियल पढ़ने की।
तो बुक लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर आपको पढ़नी है ओल्ड एनसीईआरटी, एंशंट की क्लास 11th, फिर एनसीईआरटी 11th-12th वाली नई एनसीईआरटीज भी पढ़ लो। दोनों पढ़नी चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि दोनों पढ़ो, पुरानी नई, बोथ आर नेसेसरी। हाँ, अगर किताबें पढ़ रहे हो, जैसे कि आप मान लो बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ रहे हो, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तो फिर पुरानी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही पुरानी एनसीईआरटी लिखी थी, तो आपको एक्जैक्टली वो वर्ड टू वर्ड सेम मिलने वाली है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें मिडीवल के लिए, थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और तमिलनाडु बोर्ड की जो किताबें हैं क्लास 6 से 12 दे आर ऑल्सो गुड। उसमें क्या है, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है रिविजन वगैरह के लिए। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी 6 to 10th क्लास की पढ़नी है फॉर ऑल वर्ल्ड ज्योग्राफी टॉपिक्स। 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको पूरी चारों पढ़नी है, ये ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीसी लियोंग फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, इट्स अ वेरी गुड बुक, पतली सी किताब है, पूरी पढ़ डालो। फिर है माजिद हुसैन सर की जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया किताब है, वो एक अच्छी रेफरल किताब हो सकती है। और एक कोई भी अच्छी एटलस खरीद के अपने पास रख लो, चाहे वो ऑक्सफर्ड एटलस हो या फिर गूगल मैप से भी काम चलाना चाहते हो तो उससे चला लो। बेटर है कि एटलस ले लो, उसमें क्या लिख विख सकते हो आप, मार्क कर सकते हो चीज़ों को, तो मार्क करते रहो। एटलस खरीद के रखो, और लेटेस्ट अब एटलस खरीदना, 2019-20 की मत खरीदना। अगर 21 में खरीद रहे हो तो 21 का एडिशन होना ज़रूरी है। तो जब भी आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, उसमें कोई ऐसी जगह का नाम है, मान लो आपने नाम पढ़ लिया येलो सी, अब आपको पता ही नहीं कि येलो सी कहाँ पर है, वाइट सी कहाँ पर है, बैरेंट सी कहाँ पर है, तो फिर आपको ऑक्सफर्ड एटलस के अंदर उसको ढूंढना पड़ेगा। तो मैप्स के साथ साथ अपडेटेड रहिए, उससे पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। पॉलिटी के लिए एक ही किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता है, लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत का जो लेटेस्ट एडिशन है वो परचेस करना है, और एनसीईआरटी पढ़ो अगर लक्ष्मीकांत आपको टफ लगती है। बाकी मेरे अनुसार पॉलिटी में एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये किताब टफ लगे तो फिर आप एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, फिर लक्ष्मीकांत पर आइए। इकोनॉमी में आपको एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की पढ़नी है। रमेश सिंह सर की जो किताब आती है इंडियन इकोनॉमी की, उसको रेफरेंस के लिए यूज़ कर लो। पूरा कवर टू कवर किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ जहाँ पर आपको पढ़ना है वो आपको टीचर्स आपके बता देंगे। तो अगर आप किसी कोर्स को या टीचर को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये भी रेफ़र करने की शायद आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन किताब आपके पास होनी चाहिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ। एक फिर पतली सी किताब आती है संजीव वर्मा की द इंडियन इकोनॉमी, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी मज़ेदार किताब है। अगर आपको इकोनॉमी से नफरत है, इकोनॉमी बोरिंग लगती है, सबसे पहले उठा के ये किताब पढ़ना, मज़ा आ जाएगा, इकोनॉमी में इंटरेस्ट जाग उठेगा आपका। उसके अलावा कोई भी अच्छे कोचिंग क्लास के नोट्स ले सकते हो, लेकिन अब अच्छी कोचिंग क्लास क्या है इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। या तो आप क्लास के नोट्स उठा के लोगों से पढ़ लो, जिसमें गलतियाँ भी हो सकती है, या फिर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर आपको इसकी इकोनॉमी की क्लासेस मिल जाएंगी। मृणाल सर जैसे टीचर्स के थ्रू आप इकोनॉमी पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के वीडियोज़ या समरी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। एनवायरमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखो यूपीएससी कहता है कि जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी, बहुत ही जनरल इश्यूज आपको कवर करने हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो आपको केवल एनसीईआरटी में 12th क्लास की एनसीईआरटी में जो एनवायरमेंट वाले चैप्टर्स हैं उनको पढ़ना है। शंकर आईएएस की जो किताब आती है दैट इज ऑल्सो गुड, डी आर खुल्लर इज अ गुड बुक ऑन एनवायरमेंट, एंड डॉक्टर रवि अग्रवाल की किताब है। इनमें से कोई भी एक आप कवर कर सकते हो, एनी वन दैट यू लाइक। जनरल साइंस में, साइंस का सिलेबस तो बहुत ही जनरलाइज मेंशन्ड है, कोई स्पेसिफिक इसमें लिखा हुआ भी नहीं है। तो इसमें बेसिकली 6 से 10th की एनसीईआरटी पढ़ लो, 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एनवायरमेंट वाले चैप्टर्स बायोलॉजी की किताब में। साइंस रिपोर्टर एक अच्छी मैगजीन है, लेकिन पूरी साइंस रिपोर्टर पढ़ना आपके समय की बर्बादी है, सारे आर्टिकल आपके काम के नहीं होते। साइंस रिपोर्टर में मेनली जो कवर आर्टिकल होता है उसको पढ़ लो, उसके अलावा 3 या 4 आर्टिकल काम के होते हैं, पूरी साइंस रिपोर्टर काम की नहीं है। स्टैटिक साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए आप रवि अग्रवाल सर की जो किताब है उसको फॉलो कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स पर साइंस में सारा स्ट्रेस रहने वाला है, तो आपको पाथफाइंडर यूपीएससी चैनल पर जितने भी साइंस के वीडियोस हैं उनको देखना है, क्योंकि क्वेश्चन आने की 99% प्रोबेबिलिटी किससे होती है, करंट अफेयर्स से। अब बात करते हैं मेंस की बुक लिस्ट की। तो जो किताबें मैं प्रीलिम्स में बता चुका हूँ उनको मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ, जो एडिशनल किताबें हैं वो यहाँ पर मेंशन होंगी। तो देखिए, पहला जीएस सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज़ 1 का, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी ये 3 मेन पिलर्स हैं। तो इसमें हिस्ट्री की किताबें मैं आपको ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए बता चुका हूँ। एडिशनल क्या है यहाँ पर, आर्ट एंड कल्चर। अब वैसे आर्ट एंड कल्चर लिखा गया है मेंस के सिलेबस में, लेकिन इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ना चाहिए। नितिन सिंघानिया की जो किताब है आर्ट एंड कल्चर की, दैट इज़ गुड इनफ। सीसीआरटी की जो सरकारी वेबसाइट है वहाँ पर भी अच्छे आर्टिकल्स, वहाँ पर अच्छी डिटेल दी गई है। और न्यूज़ आर्टिकल्स, अगर कोई न्यूज़ में कल्चर का टॉपिक है तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर कहीं पर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने कोई नई खुदाई शुरू करी है, कुछ नया सामान मिला है, कोई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, जो आपको करंट अफेयर्स पाथ फाइंडर पर मिल जाएंगी।
वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए या तो नॉर्मन लॉ की किताब, अगर आपके पास बहुत टाइम है, मेरे ख्याल से आप इसको अभी मत पढ़ो। अगर आप 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो तो फिर नॉर्मन लॉ को पढ़ लो, क्योंकि ये बहुत ही लंबी और टाइम लेने वाली किताब है, थोड़ी सी टफ किताब है, लेकिन किताब बहुत अच्छी है, ठीक है। पर अगर समय है तो पढ़ लो। 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो तो 22 के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़नी चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के मैं पाथफाइंडर पर बहुत जल्दी लेक्चर्स बनाने वाला हूँ, आप उस सीरीज़ को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए 12th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पढ़ सकते हैं। 9th-10th की एनसीईआरटी इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस किताब जो रामचंद्र गुहा, आई एम सॉरी नॉट रामचंद्र गुहा बल्कि बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखी गई है, उसको पढ़ सकते हैं। रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है इंडिया आफ्टर गांधी, लेकिन ये बहुत ही मोटी किताब है, तो टाइम हो तो ये पढ़ना, नहीं तो इसकी एक समरी है जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। महिपाल राठौड़ मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जाकर इसकी समरी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जस्ट गो टू द टेलीग्राम चैनल, सर्च में जाकर इंडिया आफ्टर गांधी टाइप कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सोसाइटी के लिए 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की किताब है दैट इज गुड इनफ। GS2 में आता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस, कई बार इसको IR भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लक्ष्मीकांत किताब पढ़नी है पॉलिटी के लिए। DD बसु अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लो, पतली किताब है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, 2023 की तैयारी कर रहे हो तो DD बसु आप पढ़ सकते हो। अगर क्विक रीडिंग लगाना चाहते हो तो ज़रूर DD बसु की रीडिंग लगा लो, नहीं तो आप लक्ष्मीकांत किताब से भी काम चला सकते हैं। गवर्नेंस के लिए अगेन लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है, अलग किताब है ये पॉलिटी वाली किताब से, दैट इज़ गुड एज ए रेफरल बुक। योजना मैगजीन पढ़ो, उसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो कवर करो। योजना में कम से कम 4 आर्टिकल ऐसे आते हैं हर महीने जो आपको पढ़ने चाहिए। सेकेंड ARC रिपोर्ट की समरी। अब सेकंड ARC रिपोर्ट जो है ये बहुत चर्चा में रहती है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स इससे कई सारे घबराते भी हैं, तो आपको पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी, इसकी समरी आपको पढ़नी है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक वीडियो सीरीज़ बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बिलो द वीडियो, मैं ट्राई करूंगा कि इस पर एक समरी का एक वीडियो सीरीज़ में आपके लिए लेकर आऊँ। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए 12th क्लास की एनसीईआरटी और उसके अलावा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यूट्यूब पर पाथफाइंडर के वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ में जो बेसिकली रहता है भारत और उसके पड़ोसी देश या फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस में क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो ही पूछे जाते हैं। GS3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो मेरे ख्याल से GS3 एक ऐसा पेपर है जो काफ़ी वेरीड है, इससे कई एस्पिरेंट्स घबराते भी हैं कि ये सब कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि इसका कोई फिक्स सिलेबस कहीं पर नहीं दिया गया। तो देखो इसमें आपको तैयारी कैसे करनी है, एक तो साइंस रिपोर्टर मैगजीन को आप पढ़ो, जितने भी साइंस में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में आप जानकारी रखो। करंट अफेयर्स में आपको अच्छा खासा अपडेटर होना चाहिए। पहले आपको NCERT पढ़नी है तभी आप नए डेवलपमेंट्स को समझ पाओगे, लेकिन दोनों में अपडेटेड रहें। नोबेल प्राइज़ किस चीज़ के लिए मिला है उसके बारे में अच्छी जानकारी रखो। डेटा रैंकिंग्स जो वेरियस रिपोर्ट्स में भारत की हर साल आती है उनके बारे में अपडेटेड रहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इग्नू के नोट्स अच्छे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अशोक कुमार IPS के द्वारा एक किताब लिखी गई है, वो बहुत अच्छी है। GS4 जनरल स्टडीज़ 4 में आता है एथिक्स, तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए लेक्सिकन नाम की एक किताब है क्रॉनिकल के द्वारा, दैट इज़ गुड। लेकिन डिटेल ज़्यादा बेटर किताब है G सुब्बा राव की जो आती है, वो थोड़ी सी मोटी किताब है। लेक्सिकन जो है वो थोड़ी सी पतली है। केस स्टडीज़ की तैयारी आपको करनी पड़ेगी यूजिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स एज रेफरेंस, तो पिछले 9 साल के जितने भी पेपर हैं उनको आप अच्छे से करिए, सॉल्व करिए। फिर आते हैं ऐसे पेपर पर, तो वैसे ऐसे पेपर सबसे पहले होता है, दिस इज़ द पेपर 1। तो ऐसे में आपको कुछ की टॉपिक्स की तैयारी पहले से करनी है, जैसे सोशल इश्यूज़, पॉल्यूशन, विमेन एम्पावरमेंट, एनर्जी रिलेटेड इश्यूज़, डिजिटल इंडिया, 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इस तरह के कुछ बहुत ही जनरल टॉपिक्स हैं जो सदाबहार टॉपिक्स हैं, उनके बारे में ऐसे पहले से लिख कर रखो। और ऐसे राइटिंग पर आपको कई कोर्सेज मिल जाएंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, उनको आप फॉलो करो। बेसिकली आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ऐसे लिखते कैसे हैं। स्कूल में लिखते थे, भूल जाते हैं कई लोग, कॉलेज वगैरह में लिखे नहीं होते हैं ऐसे, तो आपको ऐसे का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मेट होता है, वो फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद कंटेंट तो है ही, कंटेंट आपका अच्छा नहीं होगा तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं ऑप्शनल पेपर 1 और 2 की। तो देखो यहाँ पर मैं सारे ऑप्शनल डिस्कस नहीं कर सकता, इंडिविजुअल ऑप्शनल्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। यूट्यूब पर आप थोड़ा सा सर्च कीजिए, कई सारे टॉपर्स हैं वो बताते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने रखी। फिर इंग्लिश और जो दूसरा लैंग्वेज पेपर है एनी इंडियन लैंग्वेज, इसमें आपको कुछ नहीं करना है मेरे अनुसार, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। अगर दिक्कत आती है तो फिर इनकी बिल्कुल जनरल किताबें आती है हिंदी या इंग्लिश के लिए, उनको पढ़ो, या आई थिंक 10 ईयर पेपर करके चले जाओ, आराम से काम हो जाएगा। पिछले 10 साल के पेपर अगर आपने ढंग से लगा लिए तो इन दो पेपर में कोई समस्या
नहीं आने वाली। अब आते हैं टाइम टेबल पर कि अगले साल के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो देखो मैंने 1.25 साल का टाइम टेबल बनाकर यहाँ पर दिया है, 1.25 ईयर, दैट इज़ 15 मंथ्स, 15 महीने आपके पास हैं। अगले साल जून तक का मैं टाइम टेबल दे रहा हूँ। 10 महीने में जीएस स्टैटिक सिलेबस को खत्म करना है आपको। कैसे करना है आपको अगली टेबल में पता चल जाएगा। 4 महीने अपने ऑप्शनल की तैयारी को दे दो। वैसे आपको करना ये है कि इन दोनों को कंबाइन कर दो कि 14 महीने तक जीएस भी पढ़ते रहो और 4 महीने साथ साथ में ये भी करते रहो, यानी कि नेक्स्ट 14 मंथ्स में इन दोनों को कवर कर लो। ठीक है, तो ऑप्शनल के लिए आपको क्या करना है, डेली 3 घंटे देना है, इससे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। डेली 2 या 3 घंटे दोगे तो भी 4 महीने में ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। तो जीएस फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 4 महीने फिर ऑप्शनल के अलावा और किसी को नहीं दिए हैं, तो आराम से आपका ऑप्शनल पूरा तैयार हो जाएगा। 10 महीने के अंदर जीएस स्टैटिक सिलेबस आपको करना है सारे सब्जेक्ट्स का। 1 महीना आप रखिए रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो टोटल 15 मंथ्स का टाइम है। अब इस 10 महीने को यानी 300 दिन को कैसे विभाजित करना है, तो देखो जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है कि आपको 45 डेज पॉलिटी और हिस्ट्री को देना है। हो सकता है कि आपको 50 दिन लगें, हो सकता है आपको 55 दिन भी लगें, और ये भी हो सकता है कि आपको 40 दिन में आप पूरा कंप्लीट कर लें। मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस से ही आपने ग्रेजुएशन करी है, तो आपको पॉलिटी पढ़ने में 45 दिन नहीं लगेंगे, आप उसको 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो वो आपको अपना पर्सनलाइज देखना है, लेकिन एक रफ आइडिया आपको मैं दे देता हूँ कि इतने दिन आइडियली आपको हर सब्जेक्ट को देने हैं। तो पॉलिटी 45 डेज, हिस्ट्री 45 डेज, आर्ट एंड कल्चर 15 डेज, जियोग्राफी 45 डेज, इकोनॉमी 30 डेज, एनवायरमेंट इकोलॉजी 25 डेज, साइंस एंड टेक 20 डेज, इंटरनेशनल रिलेशंस 15 दिन, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस 10 डेज, एथिक्स 25 दिन, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 15 डेज, लैंग्वेज पेपर्स और एसे की प्रैक्टिस के लिए 10 दिन। कुल मिला के ये हो जाते हैं 300 दिन या फिर 10 महीने। अब बात करते हैं नोट्स की। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि नोट्स बनाओ। अपने नोट्स का कोई दुनिया में सानी नहीं है, चाहे आप किसी टॉपर के नोट्स ले लो, चाहे किसी भैया के नोट्स ले लो। नोट्स दुनिया में दूसरों के लोगे तो दूसरों की राइटिंग, दूसरों के दिमाग के विचारों के अनुसार आप पढ़ाई करोगे। अपने नोट्स बनाना एक बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोसेस है, और जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाओगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। और अपने नोट्स बनाने का एक फ़ायदा ये है कि कंसाइज नोट्स बनाओ, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाओ। ऐसे नहीं कि लंबे लंबे आपको ऐसे लिख डालने हैं, क्योंकि कंसाइज में अगर आप नोट्स बनाते हो तो आप उसको आसानी से कैरी करके कहीं और ले जा सकते हो। मान लो आपने एक नोटबुक में पूरा हिस्ट्री का कंसाइज नोट्स बना दिया, तो जब आपको मान लो कि एग्जाम सेंटर किसी दूसरे शहर में आ जाता है, वहाँ जाना है, तो आप 6 नोटबुक आपको कैरी करनी है, दैट्स इट। उन 6 नोटबुक में आपका सारा सिलेबस लिखा हुआ है, तो उससे रिवीजन काफ़ी फटाफट हो जाएगा और आपकी मेमोरी में ये सब चीज़ें याद रहेंगी जब आप लिखते हैं। हाँ, करंट अफेयर्स के नोट्स मत बनाया करो, ये मैं सजेस्ट नहीं करता। करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करके अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में सेव कर लो, उनसे रिवीजन कर लो। अगर कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि आपको करंट अफेयर्स का स्टैटिक के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको स्टैटिक के नोट्स में ही अपडेट कर दो, वहीं पर अपडेट कर दो। मान लो कि कोई नया बिल आ जाता है, ठीक है, कोई नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला चैप्टर है, वहीं पर उसको ऐड कर लो। उसको अलग से प्रिंट करके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है करंट अफेयर्स वाले पोर्शन की, यानी कि डेली के जो करंट अफेयर्स होते हैं। फिर बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो देखो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन आपने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर वो सारी पढ़ाई बेकार जाएगी। प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। इवैल्यूएट करो कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं, जहाँ पर वीक हैं वहाँ पर काम कीजिए। मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ कीजिए। आइकॉनिक कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी के, तो आपको ऑलरेडी वो फैसिलिटी मिल जाएगी। तो बेसिकली आपको टेस्ट देकर ये जानना है कि आप कितने पानी में हैं। ओके, तो ये प्रैक्टिस एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में होनी ज़रूरी है। सिमुलेटेड एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि देखो, जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि उस एग्ज़ाम रूम में, आपके एग्ज़ाम सेंटर में पंखा तक हो। कई बार ऐसा होता है कि पंखे भी काम नहीं करेंगे, वैसे होना चाहिए पंखा, लेकिन नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी देयर, लाइट चली जाएगी। तो आपको उस गर्मी के माहौल में, उस पसीने के माहौल में बैठकर एग्जाम देना है, उसकी तैयारी घर से करना स्टार्ट कर दो। एसी, पंखा, कूलर सब बंद करके फिर टेस्ट दिया करो 2 घंटे, उससे आपकी धीरे धीरे आदत हो जाएगी उस माहौल में काम करने की। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आपको कंप्लीट करके जाने, लगा के जाने, और उसके अलावा कम से कम 20 टेस्ट, 20 टेस्ट मिनिमम आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। अब उसके बाद आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए। तो देखो, वैसे आपको यूट्यूब पर पाथ फाइंडर चैनल पर सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। सून देयर विल बी सम मोर करंट अफेयर्स दैट विल बी अपडेटेड। लेकिन उसके अलावा आप खुद अगर ओरिजिनल सोर्सेज से पढ़ें तो RS TV के डिबेट्स अच्छे होते हैं, और डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ सकते हैं। लाइव मिनट, BBC, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। PIB के अपडेट्स, लेकिन PIB अब एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ मैं स्टूडेंट्स को जाना प्रेफर नहीं करता हूँ। क्योंकि PIB जो है वो एक बहुत बड़ा अब अंधकारमय कुआं बन चुका है। वहाँ पर कहाँ कितने गोते लगाओगे आप।
तो उसमें से छांट कर जो चीज़ें काम की है वो हम वैसे ही निकाल के आपको दे देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पीआईबी की वेबसाइट पर बैठकर वो सारी न्यूज़ रिलीज़, प्रेस रिलीज़ मत पढ़ा करो, क्योंकि वो सारी आपके काम की नहीं होती हैं। हाँ, अगर कुछ रेफर करना है, कुछ स्पेसिफिकली देखना है तो जा सकते हो, बाकी डेली बैठ के पीआईबी मत खोलना, क्योंकि पीआईबी में अब अथाह न्यूज़ आती है हर डिपार्टमेंट की, हर मिनिस्ट्री की, दिन की वहाँ 5-5 न्यूज़ कई बार आ जाती है। तो आप केवल पाथ फाइंडर के वीडियोस देख लो करंट अफेयर्स के, या फिर और जहाँ पर भी आपको करंट अफेयर्स अच्छा लगता है उन टीचर्स से आप पढ़ लो, लेकिन अपना जो ये वाला सब काम है 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। अभी आपको आगे मैं टाइम का डिवीजन भी बताऊंगा। फिर आप सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रोफाइल को इस तरह से ट्विक कीजिए, अपनी फीड को ऐसे ट्विक कीजिए कि आपको काम की चीज़ें नजर आएँ। तो मिनिस्ट्रीज़ को फॉलो करो, यूएन ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करो, आईएमएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करो। तो इनसे क्या होता है कि आपकी न्यूज़ फीड काम की बनेगी, है ना। आपके दोस्त कहाँ घूमने जा रहे हैं, शिमला मनाली, ये सब आपके लिए अब मैटर नहीं करना चाहिए 1-1.5 साल। आपके लिए बस ये मैटर करना चाहिए कि भारत की किस रिपोर्ट में क्या रैंकिंग है। तो आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए एक आदर्श रूप से एक एस्पिरेंट का? 40 मिनट आपको देने चाहिए न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को। 40 मिनट्स दीजिए। शुरू शुरू में ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। उसको 2 महीने 3 महीने में कम करके 40 मिनट्स पे लाइए। 2 जीएस सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं 2 घंटे के लिए। तो आपको या तो 2 सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ लीजिए अगर आपको बोरिंग लगता है एक सब्जेक्ट पढ़ना, या फिर अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 4 घंटे उसको पढ़ लो। बेसिकली 2 सब्जेक्ट 2 घंटे या 4 घंटे ऐसे कर लो, या फिर एक जीएस सब्जेक्ट पढ़ लो आप 4 घंटे के लिए, प्लस 1.5 घंटे आपको न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को देना है मिनिमम। तो ये आपका 5.5 आवर्स का स्टडी शेड्यूल हो गया। अगर आप कहीं क्लास ज्वाइन कर रखी है, आपने कोचिंग ले रहे हो, तो ऑलरेडी आपके ये 4 घंटे क्लास में चले जाएंगे। तो उसके बाद आकर भी आपको कम से कम 3 या 4 घंटे रिविजन करना है। ऐसा नहीं कि क्लास से आ गए तो सब फ्री हो गए, अब खेलने जाओ। ओके, फाइनली बर्नआउट कैसे अवॉइड करें? अब आज के समय में ह्यूमन ब्रेन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से ओवर एक्सपोज हो रहा है। डिजिटल स्ट्रीम इन्फॉर्मेशन में हम डूबे जा रहे हैं। ऐसे में हमारा समय बहुत बर्बाद हो जाता है। हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, सुबह 50-60 रील देख ली। ये सब काम अभी बंद कर दो। अपनी न्यूज़ फीड को, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि न्यूज़ फीड को ऐसा बनाओ जो आपके एग्जाम के लिए काम की हो। अगर आपका कोई दोस्त है वो डेली सुबह उठते ही रील डाल देता है, तो उस दोस्त को हाइड कर दो आप 1 साल के लिए। कोई फ़र्क नहीं है, अनफ्रेंड नहीं करना है, हाइड कर दो बस लोगों को। जितने ज़्यादा लोगों को अपनी फीड से हाइड करते रहोगे, उतना आपका मेंटल एनर्जी उन लोगों पे फोकस्ड होगा जो या तो आपके बहुत क्लोज हैं, जैसे कि आपकी इमीडिएट फैमिली, या फिर जो आपके काम की चीज़ है जैसे आपकी पढ़ाई। और सबसे बेहतर तो तरीका यही है कि अपने डिजिटल डिवाइसेस का एक टाइम फॉर्मुलेट कर लो कि मुझे शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में ही डिजिटल डिवाइसेस को देखना है। तो अब 6 से 8 के अंदर ही आपको सारे वीडियोस देखने हैं। आपको उसी समय में अपना फेसबुक देखना है। 15-20 मिनट में आपको फेसबुक, इंस्टा या जो भी आप यूज़ करते हो उसको सबको देख लेना है। तो 1 या 2 घंटे का टाइम डिसाइड कर लो कि डिजिटल डिवाइसेस का ये टाइम है। हाँ, क्लास अगर कर रहे हो तो इट्स बेटर कि क्लास एक अलग डिवाइस पर करो। अगर आप किसी लैपटॉप पर पढ़ाई करते हो, क्लास देखते हो, तो फिर उस पर फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं खुलने चाहिए। अगर मोबाइल पर फेसबुक इंस्टा करते हो तो फिर उसको अलग रख दो जब क्लास लेने बैठे हो, है ना। तो 2 डिवाइसेस अलग करके भी आप काम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगले 1-1.5 साल आपको एक अच्छा शेड्यूल बनाए रखना है। 7 घंटे सोना है, हेल्दी खाना खाना है, 30 मिनट कम से कम डेली एक्सरसाइज करनी है, और मेडिटेट करो थोड़ा। अपने मेडिटेशन के लिए यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, थोड़ा सा उनमें जाओ। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि योगी बाबा बन जाना है, नहीं। बेसिक मेडिटेशन करो 30 मिनट के लिए। मेडिटेशन नहीं आ रहा तो बस अपने आंखें बंद करके आप 25 मिनट बैठिए, आपको अपने आप धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और बेस्ट है कि थोड़ा सा गाइडेंस ले लो यूजिंग यूट्यूब ट्यूटोरियल। फाइनली मैं आपको एक कठिन एस्पेक्ट बताता हूँ तैयारी का। आपको बलिदान देना होगा। ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है कंपटीशन का, जिसमें बलिदान चाहिए, सैक्रिफाइस चाहिए। किस चीज़ का? अननेसेसरी कॉल्स आपको अवॉइड करनी है। 1.5 साल तक आपको अपने 40-50 दोस्त थे तो उनसे अब बात करना छोड़ना पड़ेगा। लिमिट कर दीजिए, 4 या 5 दोस्तों से बात कीजिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे बात करके आपको बूस्ट मिलता है। वैसे भी 50 दोस्त किसी के होते नहीं, अगर हैं तो उनमें से 20-25 तो यूजलेस ही होंगे। हर एक दोस्त ज़रूरी नहीं होता है। ट्रिप्स, आप अगर दोस्त आपके बना रहे हैं मनाली शिमला का प्रोग्राम, तो अवॉइड कीजिए। 5-7 दिन 10 दिन अगर आप शिमला मनाली जाएंगे, आपकी पढ़ाई को नुकसान होगा। वो 10 दिन के अंदर आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ सकते थे। उसके अलावा आप फ्रेंड्स के साथ अगर आउटिंग्स पर जाते हैं, मान लो कि सब दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि आज शाम को हम मिलेंगे फलानी जगह, उस रेस्टोरेंट में बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, उस प्लान को आपको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। 1.5 साल की बात है। ये सब लोग कहीं नहीं जाएंगे, रिश्तेदार भी कहीं नहीं जाएंगे, है ना। दूर दराज की शादियां अटेंड करने की आपको अब ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अपनी इमीडिएट फैमिली, अपने मम्मी पापा, सगे भाई बहन, इनसे बातचीत कीजिए। बहुत आप फैमिली में किसी और से क्लोज हैं, उनसे बातचीत कीजिए, उनके टच में रहिए। लेकिन ज़्यादा जो डिस्टेंट फैमिली, डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये सोशल सर्कल थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। जब आप आईएएस बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब लोग आपके पीछे पीछे आएंगे और आपका सोशल सर्कल जो अभी है उससे भी और बड़ा हो जाएगा। तो
तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। पाथ फाइंडर का टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ मिल जाएगा, और अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ द कोड महिपाल एंड गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।